निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी के धोए। निंदक शत्रु नहीं होता। हाँ, निंदक हमारा सचेतक होता है। हाँ, हमें वह आगाह करता है। साथियों, मैं मोइनुद्दीन, आप देख रहे हैं जनता की आवाज 007। साथियों, मौसम शाम का आप देख रहे हैं, इतना बेहतरीन अभी पीछे का जो नज़ारा है उसे हम अपने शब्दों से बयां नहीं कर सकते हैं। आप आंखों से देख करके पता लगा सकते हैं कि कितना शानदार मौसम है। और ऐसे मौसम में हमारे सामने जो सर खड़े हैं वो इस मौसम में कैसे रंग भरेंगे और 2024 की बातें हम करेंगे। और ये भी करेंगे कि आखिर ये जो हमारा लोकतंत्र है वो किस पायदान पर जा पहुंचा है और ये हमारे लोकतंत्र से हमारे देशवासियों को क्या खतरा होगा और कैसे इस लोकतंत्र को हम बचाएंगे। सर से हमारा क्वेश्चन है कि सर, एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस में सारी पार्टियां घुसकर गठबंधन बना ले तो अपोजिशन में कौन बचेगा? सर, अपना परिचय। मैं डॉक्टर बालेश्वर विक्रम और समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और खासकर राजनीति में जो उठापटक होती है, खासकर लोकतंत्र को प्रभावित करने वाले जो तथ्य होते हैं उस पर चिंतन मनन करता हूँ, विचार करता हूँ। आज उसी संदर्भ में आपसे ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न किया है। लोकतंत्र पक्ष और प्रतिपक्ष माने कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का एक समन्वय होता है। वह संसद हो चाहे विधान पालिका हो, दोनों में बहुदलीय लोकतंत्र का मतलब ही है कि वहाँ पे जनता पक्ष के, सत्ता पक्ष के लोगों को जो बहुमत देती है तो वो सरकार बनाते हैं और फिर प्रतिपक्ष में बैठने वाले लोग भी सत्ता पक्ष की कमियों को या सत्ता पक्ष को हमेशा आगाह करने का काम प्रतिपक्ष का होता है। यह स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा रही है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है आज की तारीख में, जैसा कि एनडीए का नेचर हो गया है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस चाहती है कि सारे के सारे घटक दल, सारे के सारे बहुदलीय लोकतंत्र के दल जो है हमारे एनडीए में आ जाए, तो फिर बचेगा कौन प्रतिपक्ष में? यह एक बड़ा मौजूद सवाल है लोकतंत्र के लिए कि सत्ताधारी लोग इस पक्ष पर या इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे कि प्रतिपक्ष रहे। वो चाहते हैं कि एनडीए में आमे लोग और सत्ताधारी दल के माध्यम से चुनाव लड़ें, जीतें और फिर हमारी हाँ में हाँ मिलाते रहें। ऐसे लोकतंत्र नहीं चलता। तो आपको लोकतंत्र का माने क्या रखना है? अच्छा, ये मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये देश की नींव जो रखी गई वो लोकतंत्र पर रखी गई। इस लोकतंत्र का मतलब क्या था? लोकतंत्र का मतलब था, यह देश पहले गुलाम था, अंग्रेजों के शासन में, ब्रिटिश हुकूमत के शासन में हुआ करता था और यहाँ राजतंत्र चलता था, ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चलती थी। लेकिन जब आज़ादी का आंदोलन हुआ उसमें सारे धर्मों के लोग, संप्रदायों के लोग, जातियों के लोग मिल करके अपनी कुर्बानी भी दिए, अपनी शहादत भी दिए और आज़ाद देश को कराया। सन 47 में, तो सन 47 में जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहला काम, जैसे गांधी जी ने, आपने देखा होगा कि महात्मा गांधी ने बड़ा काम किया। एक तो गए सांप्रदायिक सौहार्द के लिए नोआखाली में और दिल्ली में सरकार बन रही थी। विभाजन के बाद इस देश की नींव पड़ी थी। पाकिस्तान भी बना तो पाकिस्तान में भी जमहूरियत है और वहाँ भी जिन्ना ने सरकार बनाई तो ये नहीं कहा कि हम राजतंत्र बना रहे हैं, जमहूरियत की सरकार बना। फिर यहाँ भी, हिंदुस्तान में भी, यहाँ आपने देखा कि संविधान सभा का गठन हुआ आज़ादी के बाद सन 47 में और फिर एक संविधान सभा में अम्बेडकर जैसे लोग आए। बहुत सारे विद्वानों ने दुनिया के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन करके एक लोकतांत्रिक संविधान का
गठन किया, क्योंकि यह जो देश है वह बहुधर्मी देश है जी। और यह इसमें विविधता बहुत है, सांस्कृतिक विविधता बहुत है, तो सबका ध्यान रखना था। सबसे बड़ी बात यह थी कि जो दबे कुचले वर्ग के लोग थे, जिसमें अम्बेडकर साहब की बड़ी भूमिका मानी जाती है कि उन्होंने दलितों और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्राविधान दिया और संविधान में वह अनुसूची जो है वह उसका उल्लेख है, जिसमें जातीय आधार पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का और उनको सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का एक प्राविधान किया गया। यह एक ऐसा देश था जिसमें छुआछूत की भावना चलती थी, यहाँ अस्पृश्यता था, यहाँ सामाजिक दूरी के संबंध हुआ करते थे। उस सारी चीज़ों को ख़त्म करके संविधान ने लोगों को जीने का मौलिक अधिकार दिया, शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया, संविधान के तहत व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार दिया, धर्म की को अभिव्यक्ति को आज़ादी देने का संविधान के तहत काम किया गया। इस तरह से यह देश लोकतांत्रिक बना। सबसे बड़ी बात इस संविधान के अंदर 1971 में जब कम्युनिस्ट प्रतिपक्ष था, साम्यवादी दलों का, और फिर बाद में समाजवादियों का भी एक प्रभाव आया, उस समय संविधान में संशोधन करके इस संविधान के प्रियम्बल में, प्रस्तावना में लिखा गया कि यह धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य है। इस भारत देश के संविधान में ही पहली दफे कहा गया कि यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, समाजवादी राष्ट्र है। ऐसा संविधान अमेरिका का और ब्रिटेन का भी रहा है, जहाँ पे विविधतावादी लोग, विविध संस्कृतियों को जीने वाले लोग समाज में रहते हैं। और ऐसे ही समाज का गठन जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं, उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी समाज की ही संरचना हो सकती है। इसी को हम एक असली लोकतंत्र कहते हैं। क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो जिस लोकतंत्र की नींव रखी गई थी, अब उस नींव को हिलाया जा रहा है? बेशक उस नींव को तो हिलाना असंभव है, क्योंकि संविधान अपनी जगह पे कायम है। इसको सत्ताधारी, वर्तमान सत्ताधारी दल के लोग भी मानते हैं कि नहीं, एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। समाजवादी कितना है, इसमें उन लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि यह धर्मवादी भी राष्ट्र नहीं हो सकता। तो पंथनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, कल्याणकारी राष्ट्र बने, हम चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ ना हो जाए कि जनता या जो वोटर है वह मान के चले, या बौद्धिक लोग भी ये मान ले कि यह लोकतंत्र की जगह वोट तंत्र हो गया है। वोट तंत्र में इस देश को बदलने की जो जिम्मेवारी है वह सत्ता तंत्र पर हम दोषारोपित करते हैं कि इसको वोट तंत्र में बदलने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई ये है कि लोकतंत्र में जनशाही होती है, जनता का मन मिजाज और जनता का जो इच्छा होती है उससे देश चलता है। अगर उदासीन हो जाएगी जनता और कहे एक ऐसी तारीख पे या ऐसे मुकाम पे जाकर के कि को नृप होय हमें कहानी, यह तुलसीदास की भाषा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि जनता जो गुलाम होती है, जो गुलाम मानसिकता की होती है, वह कहती है कि को नृप होय हमें कहानी। अपने आप जनता जी रही है, अपने स्वभाव में जी रही है, अपनी प्रकृति में जी रही है, अपना उत्पादन करती है, अपना खाती है। तो इसमें फिर सरकार की क्या ज़रूरत है, फिर लोकतंत्र की क्या ज़रूरत है? जनता अपने ढंग से अपने हाल में जी रही है। फिर आपको वोट तंत्र बना करके सोचते हैं कि जनता को हम बेवकूफ़ बना करके और अपना सत्ता चला लेंगे। यह लोकतंत्र नहीं होता, सत्ता तंत्र हो जाता है। यह लोकतंत्र की एक जो दोहा कबीरदास ने कहा था, वो दोहा आज लोकतंत्र पे बड़ा ही सटीक बैठता है। कबीरदास ने कहा था जो है, चलिए अगला मैं सवाल आपसे करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि अब की बार कांग्रेस सदन में अपना प्रतिपक्ष नहीं चुन पाएगी। इससे आप क्या समझे हैं और इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये एक मदान्ध स्टेटमेंट,
मद में आकर के, सत्ता के मद में चूर होकर के अगर कोई सत्ताधारी दल का नेता, कैबिनेट का मिनिस्टर यह बात कहता है तो वह लोकतंत्र के पांव पे कुल्हाड़ी मारता है। अगर वह चुन नहीं पाएगी तो आप किस तरह का प्रतिपक्ष चाहते हैं? जो यस सर कहने वाला हो, हाँ में हाँ मिलाने वाला, ये तो प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं है। लोकतंत्र प्रतिपक्ष की भूमिका है कि वह सत्ता तंत्र के गलतियों पर उंगली उठाए। ऐसा पहले कांग्रेस क्या कर चुकी है? और कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। कांग्रेस आप देखें तो देश का जब संविधान बना उसके बाद जब चुनाव होता है, 50 में संविधान लागू हुआ, 52 में पहला चुनाव हुआ, तो कम्युनिस्ट पार्टियों को बहुत प्रोत्साहन दिया है कांग्रेस ने। और साम्यवादी दल एक प्रमुख प्रतिपक्ष की भूमिका में थे। उस समय श्रमिक आंदोलन भी पूरे देश में जोरदार तरीके से चल रहा था। साम्यवादी दलों की बड़ी भूमिका थी। समाज के सुधार के आंदोलनों में भी, श्रमिक आंदोलनों का भी बड़ा जोर था। तो समाजवादियों का भी एक प्रभाव था। इस नाते प्रतिपक्ष मजबूती के साथ उभर करके सदन में आता था। अब तो यह मानसिकता गढ़ी जा रही है गठबंधन की राजनीति के माध्यम से कि प्रतिपक्ष का लोप हो जाए, प्रतिपक्ष शून्य लोकतंत्र की परिकल्पना देने की कोशिश हो रही है। ये आज लगभग कई सालों से ये प्रक्रिया चल रही है सर, कि जो भी प्रतिपक्ष के लिए नेता तैयार हो रहा है, या तो उसको इल्जाम लगा करके ईडी सीडी के जरिए जेल में बंद कर दिया जा रहा है, या उसे कहा जा रहा है कि आप मेरे खेमे में आ जाइए। जैसा कि आपसे मैं अगला सवाल करता हूं कि एनडीए यानी गठबंधन का मतलब लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की आवाज को शून्य कर देना, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एनडीए का गठन जब मोरारजी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 13 दिनों की गिर गई थी, बड़ा दुख हुआ था उनको कि नंबर गेम जो सदन में हुआ, तो नंबर गेम के तहत वो सरकार गिर गई, वो बहुमत नहीं साबित कर पाए। फिर इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बड़ा रणनीति बनाया पार्टी के तहत, और वो विभिन्न पार्टियों को जोड़े। खासकर आप देखें तो उसमें शिबू सोरेन की पार्टी है, उधर से आई, फिर रामविलास पासवान की पार्टी आई, फिर बहुत सारे घटक दल उसमें आए। ममता बनर्जी भी उनकी सरकार में रही। फिर उस समय जॉर्ज फर्नांडीज जैसे नेता हुआ करते थे, वो लोग आए। एनडीए बना बड़ी साफ नीयत से, और नीयत उस समय साफ था अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन वह सरकार बनने के बाद भी हमेशा कायम रहा। 14 में भी फिर सरकार बन गई उसी एनडीए के सहारे, 19 में भी सरकार बन गई उसी एनडीए के सहारे। एनडीए को हम नहीं चाहते कि तोड़ दें। हालांकि महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए आज़ादी के बाद। अच्छा, लेकिन एनडीए कोई पार्टी नहीं है, एनडीए घटक दलों का गठबंधन है। सरकारें बनती हैं, सत्ता बनती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सत्ता तंत्र बनता है। वह लोकतंत्र के अंतर्गत जनता की सेवा का एक सरकार, जिसको हम कहते हैं कि उसको जनता अधिकार देती है सरकार को। तो आज की तारीख में चुनाव के पूर्व जो गठबंधन हो रहा है, उसमें एनडीए की जो भूमिका है, या एनडीए में अन्य दलों के जाने की जो भूमिका है कि किसी तरीके से हम सीट निकाल सके, चुनाव जीत सके और सत्ता में भागीदारी कर सके। तो यह लोकतंत्र तो है नहीं, पूरी तरीके से सत्ता तंत्र का हम गठन कर रहे हैं, और लोकतंत्र का नुकसान इस लिहाज से कर रहे हैं कि वह सत्ता तंत्र चाहता ही नहीं कि विपक्ष अपनी भूमिका में रहे। विपक्ष को तो हम चाहते ही है कि नेता प्रतिपक्ष का भी यहाँ जो है अस्तित्व न रहे। यह जो स्थिति है, यह लोकतंत्र के लिए बहुत खतरे की घंटी है। जिसको कबीर दास ने कहा है ये प्रतिपक्ष को लेकर कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी के धोए
वही सुहाए। कहने का मतलब यह है कि विपक्ष जो होती है वो आपकी जो नीतियां बनाते हैं उनकी जो कमजोर कड़ी रहती है उस पर वो उंगली रखता है और कहता है कि नहीं, यहाँ पर अगर इस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इससे जनता को नुकसान हो सकता है। अगर ये विपक्ष ही नहीं रहेगा, यानी निंदक ही वो नहीं रहेगा, तो सरकार कोई भी नीति बना दे, जनता को उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और उसी स्वीकारता को लेकर के आप देख रहे हैं कि आज देश में बड़े बड़े आंदोलन, अभी आपने देखा कि 3 कानून बनाए थे कृषि को लेकर के, जिसको लेकर के 700 किसान बलि चढ़ गए, उनकी मतलब मौत हो गई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि ठीक है, मैं ये 3 कानून वापस करता हूं। अगर विपक्ष से मशवरा नहीं करेंगे, विपक्ष नहीं होगा, तो ऐसे ही कानून बना करके सत्ता पे वो रखेंगे जिसे जनता को आघात पहुंचेगा। सर, एक तो निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए, ये तो कबीरदास की परंपरा के लोग अब अपनी मानसिकता ही खो चुके हैं जी। वो आलोचकों को अपना शत्रु मानते हैं। हाँ, यही मेरे कहने का। अगर लोकतंत्र में प्रतिपक्ष का मतलब शत्रु पक्ष हो गया, यह तो लोकतंत्र के लिए घातक मानसिकता है। यह सत्ता तंत्र को सोचना पड़ेगा और बार बार उस जो लीडरशिप है, खासकर जो नेतृत्व है, कार्य भूमिका में लोग हैं, उनको सोचना पड़ेगा। आज तो यही दिख रहा है, शत्रु नहीं होता। आज तो यही दिख रहा है सर, निंदक शत्रु नहीं होता। हाँ। निंदक हमारा सचेतक होता है। हाँ, या हमें वह आगाह करता है। लोकतंत्र में निंदक की, जैसे कबीरदास ने भूमिका बताई है कि वह सकारात्मक होती है। हाँ। और लोकतंत्र के लिए, खासकर अपने उत्थान के लिए, राष्ट्र और समाज परिवार के विकास के लिए निंदकों की एक बड़ी भूमिका कबीरदास ने बताई है। तो उस निंदक और आलोचक का वही सम्मान होना चाहिए जो सिद्धांत में, कबीर के सिद्धांत में कहा गया है। इस नाते प्रतिपक्ष को शत्रु न माने और लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने की कोशिश करें। यही मैं साधुवाद के साथ सत्ताधारियों को और जो मुख्य धारा में देश का नेतृत्व कर रहे हैं उन लोगों से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि प्रतिपक्ष विहीन लोकतंत्र के बारे में न सोचें, क्योंकि प्रतिपक्ष विहीन लोकतंत्र इस तानाशाही की घंटी होती है, जिससे जनता का बड़ा नुकसान होगा। बेशक जनता का नुकसान होना ही है। जनता तो आपको चुन के भेजती है। जनता आपके सिर माथे पर होनी चाहिए, ना कि आप जनता के सिर माथे पर चढ़ जाए। यह स्थिति लोकतंत्र की है। जनता को जनशाही मानिए, जनता को ही अपना जनार्दन मानिए, जनता को ही अपना देवता मानिए। यह है लोकशाही। अच्छी बातें हुई, बेहतरीन बातें हुई सर से। और जैसा कि सर ने बताया और मैं भी जानता हूं कि इस लोकतंत्र को लेकर सर काफ़ी चिंतित रहते हैं, और इसी चिंतित की वजह से आज 2024 में आने वाला जो चुनाव है, लोकतंत्र का त्यौहार है, जिसे हम मिलजुल कर मनाने वाले हैं, उसे हम ऐसे मनाएं कि पक्ष और विपक्ष दोनों हमारे सामने खड़े रहें, कि सत्ता न सुने तो विपक्ष के जरिए हम सत्ता की घंटी बजाएं। साथियों, आप देख रहे थे जनता की आवाज़ 007। धन्यवाद।